ये लड़का जैसे ही क्लासरूम में दाखिल होता है, वहाँ मौजूद हर किसी की नजर उस पर पड़ जाती है। उसका नाम जी हून है और उसके क्लासमेट्स उसे तारीफ या पसंद की वजह से नहीं देख रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पूरे स्कूल का बदमाश और गुंडा था जिससे हर कोई डरता था। इसकी वजह थी उसके पिता, जो करोड़पति होने के साथ साथ गैंगडा इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट भी थे। उसी वक्त जी हून की नजर चश्मा लगाए एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम ली था। वो उसे लगातार परेशान करता है, उसके पढ़ाकू और नर्ड जैसे लुक का मजाक उड़ाता है और उसके ऊपर अपना ड्रिंक डाल देता है। ये सब देखकर नया स्टूडेंट बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बगल में बैठी लड़की की आवाज उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि इस मामले में बिल्कुल मत पड़ना। जी हून एक बेहद घटिया इंसान है और अगर उसने उसके साथ पंगा लिया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। नए स्टूडेंट को ये जानने में दिलचस्पी होती है कि आखिर ये लड़का है कौन, इसलिए वो कुछ पल सोचने लगता है। इस बीच वो बदमाश ली का मजाक उड़ाना जारी रखता है और उसकी बेबसी की हालत में उसकी तस्वीरें लेने लगता है। नया स्टूडेंट अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी सीट से उठता है और जी हून पर चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन अपनी ताकत और पहुंच से वाकिफ जी हून उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और उस लड़के को परेशान करना जारी रखता है। तभी नया स्टूडेंट उसके हाथ से ड्रिंक छीन लेता है। जी हून उसे घूरते हुए बेहद घमंड से देखता है। कुछ ही सेकंड बाद टीचर क्लासरूम में आ जाता है। हमारा हीरो उम्मीद करता है कि टीचर जी हून को रोकने के लिए कुछ करेगा, क्योंकि वो अभी भी ली को परेशान कर रहा था, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट टीचर सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देता है और हमारे हीरो को अपनी सीट पर बैठने का आदेश देता है ताकि क्लास शुरू की जा सके। इसी पल उस लड़के को स्कूल में जी हून की जबरदस्त ताकत का एहसास होता है। अपने पिता के प्रभाव की वजह से जी हून ऐसा लड़का बन चुका था जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। वो उन लोगों की भावनाओं की परवाह किए बिना जिन्हें वो नुकसान पहुंचाता था, जो मन चाहे कर सकता था। ये सब देखकर हमारे हीरो का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और फिर पहली बार स्कूल की हिस्ट्री में जी हून को अपने ही किए की सजा मिलती है। हमारा हीरो उसके जबड़े पर जोरदार मुक्का मारता है जिससे जी हून जमीन पर जा गिरता है। बाकी सभी स्टूडेंट्स ये नजारा देखते रह जाते हैं। जो कुछ हुआ था उसे देखकर सब हैरान थे। टीचर तुरंत जी हून के बचाव में आ जाता है और दोनों लड़कों को प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देता है। वहाँ वो बदमाश सारी नर्सों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि हमारे हीरो को सजा के तौर पर डंडों से पीटा जाता है। हमारे हीरो का नाम पार्क है। वो हाल ही में इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आया था क्योंकि उसके पिता को एक बड़ी कॉर्पोरेशन में अच्छी नौकरी मिली थी। और इत्तेफाक की बात तो ये थी कि जिस कंपनी में उसके पिता ने नौकरी शुरू की थी वही कंपनी जी हून के पिता चलाते थे। एक घंटे बाद जब दोनों लड़कों के माता पिता प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद होते हैं तो प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि पार्क को उसके किए की वजह से तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हालांकि जेनांग जी हून के पिता और करोड़पति नेता जेंगा इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट प्रिंसिपल की बात बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्क के पिता उनकी कंपनी के एक काबिल कर्मचारी हैं और वो नहीं चाहते कि ये छोटी सी लड़ाई उनके कर्मचारी की जिंदगी बर्बाद कर दे। इसलिए वो पार्क से कहते हैं कि अगर वो उनके और उनके बेटे के सामने घुटनों पर बैठकर अपने किए की माफी मांग ले तो ये पूरा मामला कुछ हफ्तों की डिटेंशन के साथ खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जिहुन को इस तरह दूसरों को सजा देना काफी पसंद है। लोगों को अपने सामने घुटनों पर बैठाना उसके लिए अपनी ताकत साबित करने का एक तरीका था, लेकिन पार्क ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से गलती सिर्फ जिहुन की थी, जो एक बदमाश की तरह अपने क्लासमेट्स का मजाक उड़ाता था। पार्क के पिता को हमेशा अपने बेटे की परवरिश पर गर्व रहा था, इसलिए वो अपने बेटे के फैसले का पूरा साथ देते हैं और उसे घुटनों पर बैठने से मना करने के लिए सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि पार्क को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसके पिता को भी उस नई नौकरी से निकाल दिया जाता है जो उन्हें अभी कुछ ही समय पहले मिली थी। बाद में जब पिता और बेटा एक लोकल बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तो दोनों सोचने लगते हैं कि अब जब उनके पास न नौकरी है और न ही पार्क के पास स्कूल, तो आखिर जिंदगी में आगे क्या करना चाहिए। तभी पार्क अपने पिता से कहता है कि उन्हें अपना खुद का बार खोल लेना चाहिए। ये बात सुनते ही उसके पिता की आंखों में चमक आ जाती है। वो हमेशा से अपना खुद का बार और रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, यही उनका जुनून था। जेंगा इंडस्ट्रीज में मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम करने के अलावा उन्होंने कभी अपने इस सपने को पूरा करने का मौका नहीं पाया था। अगले कुछ दिनों में पिता और बेटा मिलकर अपने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं और अपने प्रोजेक्ट में अच्छी खासी तरक्की भी कर लेते हैं। लेकिन एक रात जब उसके पिता साइकिल से घर लौट रहे होते हैं तभी गलत लेन में तेज रफ्तार से आ रही एक नशे में धुत ड्राइवर की गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है। इस हादसे में पार्क के पिता की सड़क के बीच ही मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस पार्क को फोन करके बताती है कि उन्होंने उसके पिता की मौत के जिम्मेदार शख्स को पकड़ लिया है, लेकिन आरोपी ने केस को कोर्ट तक जाने से रोकने के लिए भारी रकम का इस्तेमाल किया था। इसलिए पुलिस पार्क को भी बड़ी रकम देकर केस वापस लेने की पेशकश करती है। ये सुनकर पार्क पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ पैसे की ताकत की वजह से उसके पिता का हत्यारा शायद आसानी से बच जाएगा। उसके पास बैठी सू इस हालत में पार्क को ध्यान से देखती है और हाईवे के कैमरों से ली गई तस्वीरों को देखकर सू उस गाड़ी को पहचान लेती है। दरअसल कुछ दिन पहले जिहुन स्कूल में अपनी नई लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार के बारे में शेखी बघार रहा था और उसने सू को अपने साथ राइड पर चलने के लिए भी कहा था, लेकिन सू ने मना कर दिया था। ये सुनते ही पार्क का गुस्सा भड़क उठता है। वो सू से पूछता है कि क्या उसे अपनी बात पर पूरा यकीन है। जब सू कहती है कि उसे सब कुछ बिल्कुल
बिल्कुल अच्छे से याद है तो पार्क पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है और सीधे जिहुन को ढूंढने निकल पड़ता है। उसकी पहली मंजिल अस्पताल होती है, जहाँ किस्मत से उसे जिहुन एंट्रेंस पर सिगरेट पीता हुआ मिल जाता है। जिहुन को कुछ मामूली चोटें आई थीं, जो जल्द ही उन चोटों के सामने कुछ भी नहीं रहने वाली थीं, जो पार्क उसे देने वाला था। जिहुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही हमारा हीरो उस पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। एक वक्त पर पार्क जमीन से एक पत्थर उठा लेता है और उस अमीर लड़के की जान लेने ही वाला होता है कि तभी सू वहां पहुंच जाती है और उसे रुकने के लिए मना लेती है। ठीक उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और पार्क को गिरफ्तार कर लेती है। वापस पुलिस स्टेशन में पार्क अगले कुछ दिन हिरासत में रहता है। तभी चांग उससे मिलने आता है और उसे एक पुरानी कहानी सुनाता है। पता चलता है कि वो 20 साल से भी ज्यादा समय पहले पार्क के पिता को जानता था। दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे और इसी वजह से उसे पार्क के पिता की मौत का बहुत अफसोस था। वो पार्क को एक दूसरा मौका देने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि पार्क उसके सामने घुटनों पर बैठे और उसके बेटे को मारने के लिए माफी मांगे। चांग कहता है कि अगर पार्क ऐसा करता है तो वो उसके खिलाफ लगे सारे आरोप हटवा देगा और वो आजाद हो सकता है। इतना ही नहीं, वो उसे अपनी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी भी दे देगा। लेकिन अपने स्वाभिमान पर गर्व करने वाला पार्क साफ कहता है कि उसके बेटे को हर एक वार की सजा मिलनी ही चाहिए थी और अगर उस रात पुलिस वहां नहीं पहुंचती तो आज चांग अपने बेटे के लिए मातम मना रहा होता। ये सुनकर चांग वहां से चला जाता है और अपने रसूख का इस्तेमाल करके ट्रायल को जल्दी शुरू करवाता है। जब सुनवाई का वक्त आता है तो पार्क के वकील को पता चलता है कि जिहुन ने नशे में गाड़ी चलाते हुए पार्क के पिता को मार डाला था। वो इस बात को पार्क का बचाव करने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाता है और उसकी पैरोल पर रिहाई की मांग करने वाला होता है, लेकिन चांग को इसकी भनक लग जाती है। इसके बाद वो जज को रिश्वत देता है और ये सुनिश्चित करता है कि पार्क को जेल भेज दिया जाए। फैसला आने के बाद पार्क को 3 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता है। जेल पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि पार्क बाकी कैदियों के मुकाबले काफी छोटा और नया है। वहाँ के कैदी नए लड़के को परेशान और दबाने में बिल्कुल देर नहीं करते। उनमें से एक पार्क को घुटनों पर बैठकर उसकी बात मानने के लिए कहता है, लेकिन पार्क अपना बचाव करता है। इसी वजह से उसके पैर पर वार किया जाता है और फिर उसे जमकर पीटा जाता है। अगले दिन पार्क से मिलने सू जेल आती है। वो उसे बताती है कि चांग ने उसकी यूनिवर्सिटी की पूरी फीस देने की पेशकश की है। ये सब इसलिए क्योंकि उसी ने उस रात पार्क को रोककर उसके गुस्से में जिहान की जान लेने से बचाया था। पार्क उसे बधाई देता है और कहता है ये एक बहुत अच्छा मौका है और पार्क उस रात उसे रोकने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। असल में वो खुद भी हत्यारा नहीं बनना चाहता था। देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं और अच्छे व्यवहार की वजह से पार्क को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया जाता है। पार्क की रिहाई के बारे में सुनकर सू उसे पास के शहर इतान में बुलाती है, जहां वो इस वक्त अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। वो चाहती है कि दोनों मिलकर अपनी जिंदगी के बारे में बातें करें और पुराने दिनों को याद करें। जब पार्क एटायवान पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि ये शहर बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग अमेरिका की तरह हैलोवीन मनाते हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर बेहद रंगीन और जिंदादिल नजर आता है। पार्क कुछ देर तक सड़कों पर घूमता रहता है, तभी उसकी मुलाकात सू से होती है और उसे देखकर वो कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाता। वो लड़की अब पूरी तरह बदल चुकी थी। स्कूल के दिनों वाली दुबली और शर्मीली लड़की अब वैसी नहीं रही थी। अब उसके खूबसूरत बाल थे और उसके अंदर गजब का आत्मविश्वास नजर आ रहा था। बातचीत के दौरान सू उसे बताती है कि वो जल्द ही ग्रेजुएशन पूरी कर लेगी और जेंगा इंडस्ट्रीज में काम शुरू करेगी। वहीं पार्क बताता है कि वो अपने पिता का सपना पूरा करेगा। वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलेगा और इसके लिए उसने 81 को चुना है। इसके बाद कहानी हमें ठीक 7 साल आगे ले जाती है, जहां सू अब जेंगा इंडस्ट्रीज की एक पूरी तरह कामयाब बिजनेस वुमन बन चुकी है और कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही है। शहर की सड़कों पर घूमते हुए उसकी नजर एक ऐसे बार पर पड़ती है जो जल्द ही खुलने वाला होता है। बार के बाहर लिखा नाम देखकर उसे एहसास होता है कि वो इस नाम को पहचानता है। इसके कुछ ही दूरी पर पार्क एक लड़की और एक अधेड़ महिला के बीच हो रही लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। महिला उस लड़की को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी लड़की पहले ही उस महिला को थप्पड़ मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। इस लड़की का नाम जो है, जो बाद में एक मशहूर लोकल इन्फ्लुएंसर निकलती है। उसे समय समय पर लोगों के साथ प्रैंक करना पसंद है और इस बार उसे अपने किए का नतीजा भुगतना पड़ रहा था। तभी पार्क को एहसास होता है कि जो वहाँ अकेली नहीं थी। पास में एक लड़का छिपकर अपने फोन से पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था और जैसे ही वहाँ से भागने का वक्त आता है, दोनों एक साथ टैक्सी में बैठकर निकल जाते हैं। इस लड़के का नाम जांग है, जो जे के प्यार में है और हर जगह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। इतना ही नहीं, वो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने के उसके हर पागल आइडिया में उसका साथ देता है, जहां वो लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स के करीब पहुंच चुकी है। अगले दिन जांग और जियो स्कूटर पर शहर में घूम रहे होते हैं और जियो उनके सफर का वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी अचानक एक बच्चा उनके रास्ते में आ जाता है और जांग को जोर से ब्रेक लगाना पड़ता है। जियो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है, इसलिए उसे सामने की स्थिति का पता ही नहीं चलता। ब्रेक लगते ही जियो उछलकर एक ऐसे युवक के ऊपर जा गिरती है जिसने मैस्कॉट कॉस्ट्यूम पहन रखा था और रेस्टोरेंट के पर्चे बांट रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि पार्क था, जो अपने रेस्टोरेंट का प्रचार कर रहा था। उसके पास जितने पैसे बचे थे उनमें वो सिर्फ भालू वाला
वाला कॉस्ट्यूम ही खरीद पाया था। वहीं जियो उसे पिछली रात से पहचान लेती है और उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। पार्क का ये मजेदार अंदाज उसके वीडियो के लाइक्स बढ़ाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तभी पार्क की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जियो जांग को उसकी मदद के लिए बुलाती है और दोनों मिलकर पार्क को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ज्यादा थकान की वजह से पार्क बेहोश हुआ था, इसलिए उसे कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद जियो एक बार फिर पार्क का शुक्रिया अदा करती है। इस पर पार्क कहता है कि अगर वो सच में उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है तो अपने दोस्तों को लेकर उसके बार में आए। लेकिन जियो खुद को सोशल मीडिया स्टार समझती है और किसी घटिया से बार में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। उसी रात पार्क अपने बार में बैठा होता है, लेकिन वहाँ एक भी ग्राहक नहीं होता। उसे डर लगने लगता है कि शायद उसके बार में कभी कोई ग्राहक आएगा ही नहीं, इसलिए वो पास के दूसरे बारों में जाकर अपने बार का प्रचार करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ जियो अपने दोस्तों के साथ जेंगा के एक बार में पहुंचती है, लेकिन जब वहाँ उससे आईडी मांगी जाती है तो पता चलता है कि वो अभी नाबालिग है, इसलिए उसे अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। गुस्से में जियो सड़कों पर घूमने लगती है और आखिरकार पार्क के बार के सामने पहुंच जाती है। वो वहाँ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करती है और अपनी नकली आईडी निकालकर दिखा देती है। मैनेजर तुरंत समझ जाता है कि आईडी नकली है, लेकिन बार में एक भी ग्राहक न होने की वजह से वो रिस्क लेने का फैसला करता है और उन्हें अंदर आने देता है। इसी बीच पार्क एक नए खुले हुए बार में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात सू से होती है। चांग ने खुद सू को उस जगह का नया मैनेजर नियुक्त किया था। वहाँ पार्क और सू कुछ देर तक साथ सड़कों पर घूमते हैं। बातचीत के दौरान पार्क कबूल करता है कि उसका बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। ये सुनकर सू उससे उसका बार दिखाने के लिए कहती है, शायद वो उसे बिजनेस को बेहतर करने के लिए कुछ सलाह दे सके। बार पहुंचने के बाद सू जियो को पहचान लेती है, जिसे उसने कुछ ही मिनट पहले अपने बार में आने से मना किया था। उसे पता था कि जियो अभी शराब पीने की उम्र की नहीं है, इसलिए वो वहाँ से जाने का बहाना बनाती है और पार्क से कहती है कि उनकी बातचीत बाद में होगी। बार के अंदर जियो का एक दोस्त पूरी तरह नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा होता है। पार्क सू को जाने देता है और बाद में उसे फोन करने का वादा करता है, लेकिन जैसे ही सू बार से बाहर निकलती है वो पुलिस को फोन करके पार्क की शिकायत कर देती है और बताती है कि उसके बार में नाबालिगों को शराब परोसी जा रही है। पुलिस स्टेशन में मैनेजर नकली आईडी वाली अपनी कहानी पर कायम रहता है, लेकिन पुलिस वाले सबको जेल में डालने की धमकी देते हैं। तभी जिहुन वहाँ पहुँचता है और पुलिस वालों को बताता है कि वो अपने भाई जांग को लेने आया है, जो जेंगा की दौलत का वारिस है और जिसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। ये सुनते ही पुलिस वाले जांग और उसके दोस्तों को तुरंत छोड़ देते हैं। वहाँ से जाने से पहले जिहुन घमंड भरी नजरों से पार्क की तरफ देखता है और उसकी मदद करने की पेशकश करता है। इससे पार्क का गुस्सा भड़क जाता है और वो जिहुन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन पुलिस वाले उसे काबू में कर लेते हैं। रात के आखिर में बार पर जुर्माना लगाया जाता है और उसे 70 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया जाता है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही जिसियोक पार्क से बात करने के लिए उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे लेकर पार्क पहले से ही गुस्से में था और वो उसकी कोई सफाई सुनना नहीं चाहता था। तभी जिहुन एक बार फिर वहाँ आ जाता है और पार्क का मजाक उड़ाते हुए उसे उसके पिता की मौत की याद दिलाता है। जिहुन की सिर्फ एक ही मंशा थी कि पार्क उसे मारे ताकि वो उसके खिलाफ केस करके उसे दोबारा जेल भिजवा सके, लेकिन पार्क खुद को शांत रखता है और सिर्फ कुछ ही शब्दों में उस विलेन का खून जमा देता है। पार्क उसे बताता है कि जेल में रहते हुए उसके पास अपनी दुश्मनी के बारे में सोचने के लिए काफी वक्त था और उसका बदला उस दिन पूरा होगा जब वो उसे अपने हाथों से खत्म करेगा, इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए क्योंकि देर सबेर वो दिन जरूर आएगा। कुछ देर बाद हम जिसियोक को घर जाते हुए देखते हैं। तभी एक लड़का उसके पास आता है। वो खुद को उसका फैन बताता है और उसे ड्रिंक के लिए बुलाता है, लेकिन जिसियोक उसे मना कर देती है। इसके बावजूद वो लड़का काफी जिद करने लगता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जिसियोक किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागती है, लेकिन वो लड़का उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ मिनट बाद जिसियोक एक पब्लिक टॉयलेट तक पहुँच जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। तभी उसकी नजर एक ऐसे युवक पर पड़ती है जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और जो टॉयलेट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि पार्क था। पार्क बीच में आता है और उस लड़के को जमकर सबक सिखाता है। इसके बाद जिसियोक पार्क की इस बहादुरी से काफी प्रभावित होती है और उससे वादा करती है कि वो उसका बार बेहतर बनाने में मदद करेगी। वो अपने सोशल मीडिया के प्रभाव का इस्तेमाल करके बार में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जिसे चांग बधाई दे रहा होता है। उसे पता चल चुका है कि पार्क का बार बंद हो गया है और इसे करवाने में सू का भी हाथ था। वहीं जिसियोक ने पार्क को ड्रिंक के लिए बुलाया होता है ताकि उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सके। वहाँ वो उसे बताती है कि बार में किन चीजों को सुधारने की जरूरत है। सबसे पहले वो कहती है कि उसे अपने कुक ह्यून को नौकरी से निकाल देना चाहिए क्योंकि उसके मुताबिक उसमें खाना बनाने की कोई खास काबिलियत नहीं है और वो एक ट्रांस महिला भी है जिससे बार की बदनामी हो सकती है। ये सुनकर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी चक्कर आने की वजह से जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर जिसियोक उसके पास जाती है और उसे शांत देखकर अपनी भावनाओं में बह जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा होने से पहले ही पार्क की आंख खुल जाती है
है। अगले दिन जी सियोक बार में वापस आती है और अपनी कही हुई बात के लिए माफी मांगती है। हालांकि बाकी का प्लान अभी भी जारी रहता है, इसलिए इस बार वो अपने साथ कुछ मदद भी लेकर आती है। जांग, जो पिछली रात वाला वही शरारती लड़का है, अब पार्क के लिए काम करना चाहता है। इसी सोच के साथ वो लोग ह्यून से कुछ खाना बनाने के लिए कहते हैं और इसी दौरान उसे बताते हैं कि वो क्या गलत कर रही है और किन चीजों में सुधार कर सकती है। जी सियोक को खाना बनाने के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे चीजें बेचना अच्छी तरह आता है और खाने की प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा बार में रोशनी भी बढ़ाने की जरूरत थी। इतनी अंधेरी जगह में अच्छी सेल्फी लेना लगभग नामुमकिन था, इसलिए वो लोग बार के कुछ हिस्सों का मेकओवर भी करते हैं। इसके बाद जी सियोक का सोशल मीडिया कैंपेन शुरू होता है, जिसके चलते उसी रात उसके वफादार फॉलोअर्स बार में पहुंचते हैं और खाने को ट्राई करके उनका सपोर्ट करते हैं। उस रात जांग अपने नए दोस्तों के बीच खुद को काफी पसंद किया गया महसूस करता है। रात खत्म होने के बाद वो घर जाता है और अपने पिता से इतने सालों तक उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए सवाल करता है। चांग साफ कह देता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जांग ने कभी खुद को प्यार से दूर महसूस किया हो, अपने भाई जी हून की तरह। वो दोनों उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल किए जाने वाले मोहरे हैं और अगर जांग घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर जांग अपना सामान उठाता है और घर छोड़ देता है। फिर अपने पास बचे थोड़े से पैसों से वो बार के पास ही एक जगह किराए पर ले लेता है, जहाँ वो अपने नए दोस्तों के साथ काम करके खुश रहने लगता है। बाद में हम चांग को सू के साथ मुलाकात करते हुए देखते हैं। वो उसे कंपनी के भविष्य के बारे में बताता है और उसके सामने अपने बेटे जी हून से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। इस तरह सू कंपनी के सबसे आगे के हिस्से में रह सकेगी और जी हून को अपनी गैर जिम्मेदार जिंदगी की वजह से सब कुछ बर्बाद करने से रोक सकेगी। सू के बार के पास से गुजरते हुए चांग की नजर पार्क के बार के बाहर लगी लंबी लाइन पर पड़ती है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सू से पूछता है कि जब सही वक्त आएगा तब क्या वो उसके प्रति वफादार रहेगी। बार के अंदर लोग चोई द्वारा बनाए गए कॉकटेल का मजा ले रहे होते हैं। हालांकि जी सियोक जल्दी ही नोटिस करती है कि कई लोग खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। रात खत्म होने के बाद वो पार्क के पास जाती है और उससे कहती है कि उन्हें ह्यून के बारे में कुछ करना होगा। पार्क ने भी ये बात नोटिस की होती है, इसलिए वो 1 महीने की सैलरी निकालकर सबके सामने ह्यून को दे देता है। सभी को लगता है कि ये उसकी आखिरी सैलरी है और पार्क ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन पार्क साफ करता है कि ये पैसे उसे नए इंग्रेडिएंट्स खरीदने और प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। वो दोनों कई सालों से दोस्त हैं और पार्क चाहता है कि ह्यून इटावॉन की सबसे बेहतरीन शेफ बने। इसके लिए वो हमेशा उसका साथ देगा। कहानी के दूसरे हिस्से में हम लड़कियों के एक ग्रुप को जी सियोक की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर रखते हुए देखते हैं। पता चलता है कि ये लड़कियां उसकी हेटर्स हैं और बार वाली रात पुलिस को इन्हीं लोगों ने फोन किया था। हालांकि असल में सू ने जिस शख्स को फोन किया था वो जी ह्यून था, ताकि उसे बताया जा सके कि उसका भाई नशे में है और बार में हंगामा कर रहा है। ये लड़कियां जी सियोक को घेरने के लिए बार के सामने पहुंच जाती हैं। जब जी सियोक को पता चलता है कि पार्क के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली यही लड़कियां थीं, तो वो गुस्से में उन पर टूट पड़ती है और उन्हें थप्पड़ मारने लगती है। इस दौरान ग्रुप की लीडर को सबसे ज्यादा मार पड़ती है। अगले दिन जी सियोक के पास एक बहुत अच्छी खबर होती है। उसने एक टीवी चैनल को बार के बारे में उनके ट्रेंडिंग प्लेसेस वाले शो में बात करने के लिए मना लिया था, लेकिन उसी रात जब पार्क चैनल के ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जी ह्यून ही वहां का इंचार्ज है। उसने ये सब सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाने और झूठी उम्मीद देने के लिए किया था। पार्क जी सियोक के साथ बार वापस लौटता है और उससे कहता है कि वो चिंता न करे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब उन्हें बस अपना काम अच्छे से करते रहना है। तभी सू वहां पार्क से बात करने के लिए पहुंचती है, इसलिए जी सियोक जलन में वहां से चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर पार्क सू के सामने अपने दिल की बात कह देता है। हालांकि सू भी उसके लिए वही भावनाएं रखती है, लेकिन अपनी नौकरी की वजह से वो खुद को उलझन में महसूस करती है। उसे पता है कि वो दोनों तरफ नहीं रह सकती और वो अपने करियर को लेकर पूरी तरह कमिटेड है। इस बातचीत के बाद पार्क सू को बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। जाने से पहले वो कहता है कि वो जेंगडा इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके रहेगा। इस तरह सू को किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बिना किसी रोक टोक के उससे प्यार कर सकेगी। कुछ दिनों बाद पार्क अपने एक पुराने दोस्त को फोन करता है, जो कोई और नहीं बल्कि ली होता है। वही लड़का जिसे जी ह्यून स्कूल में रोज परेशान और बेइज्जत करता था, जब तक कि पार्क ने उसका बचाव नहीं किया था। पता चलता है कि इन सालों में पार्क ली के साथ मिलकर जेंगडा इंडस्ट्रीज में पैसे इन्वेस्ट करता रहा है। दोनों ने जी ह्यून की वजह से होने वाले पब्लिक स्कैंडल्स का फायदा उठाया। जब भी इन स्कैंडल्स की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमत गिरती, वो दोनों शेयर खरीद लेते और जब चांग कंपनी को संभालकर शेयर की कीमत फिर बढ़ा देता तो दोनों मुनाफा अपने पास रख लेते। उन्होंने ये सिलसिला कई सालों तक जारी रखा, क्योंकि जी ह्यून हमेशा से एक गैर जिम्मेदार बेटा था और लगभग हर महीने किसी न किसी नए स्कैंडल की वजह से टीवी पर नजर आता था। इसी वजह से चांग ने उससे उसकी सारी सुविधाएं छीन ली और कंपनी की जिम्मेदारी सू को सौंप दी। अब हमें पता चलता है कि पार्क बिल्कुल भी गरीब नहीं है और उसकी बदले की योजना जेल में रहने के दौरान ही शुरू हो गई थी। अब हम वापस बार में लौटते हैं, जहां सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है और उन्होंने अपनी टीम को बढ़ाने का फैसला किया है। सबसे पहले टोनी आता है, जो अमेरिकन है लेकिन अपने पिता को ढूंढने के लिए कोरिया आया है। ये सुनकर जी सियोक पार्क से कहती है कि एक बाइलिंगुअल कर्मचारी उनके लिए बहुत काम का साबित होगा। इससे विदेशी ग्राहक भी बार की तरफ आकर्षित होंगे, इसलिए वो लोग टोनी को नौकरी पर रख लेते हैं। अब कहानी के दूसरे हिस्से में हम चांग को देखते हैं, जिसे बताया जाता है कि एक रहस्यमयी इन्वेस्टर ने कंपनी के और शेयर खरीद लिए हैं और अब उसके पास कंपनी का एक बड़ा हिस्सा है। इसे दुश्मनी में किया गया टेकओवर समझकर चांग अपने लोगों को इस बड़े शेयर होल्डर के बारे में पता लगाने का आदेश देता है। जब उसे पता चलता है कि वो इन्वेस्टर पार्क है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपने असिस्टेंट
प्रेसिडेंट से कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो इसी दिन इस मामले को खत्म कर देगा। कुछ ही देर बाद वो बार में पहुंचता है जहां उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, खासकर उसका बेटा जांग, जिसने उसे कभी नहीं बताया था कि वो यहाँ काम करता है। इसके बाद पार्क उसके साथ बैठकर बात करता है और दोनों के बीच तनाव भरी बातचीत होती है। चांग उसे चेतावनी देता है कि वो उसकी कंपनी छीनने की कोशिश न करे क्योंकि वो उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। इसके जवाब में पार्क कहता है कि उसने कंपनी में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि वो जानता था कि चांग कितना बेरहम इंसान है और उसके लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। पार्क की इस तारीफ पर चांग हंसता है और उसे चेतावनी देता है कि वो उसके शेयरों के साथ कोई चाल चलने की कोशिश न करे, वरना वो ऐसी जंग शुरू कर देगा जिसे पार्क कभी जीत नहीं पाएगा। तभी हमें जेल में रह रहे पार्क का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। उस वक्त उससे मिलने लिए आया था। वो पार्क को उसका बचाव करने के लिए धन्यवाद देने और ये बताने आया था कि उस दिन के बाद से जी यून ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था। ये सुनकर पार्क उससे कहता है कि उसने सही काम किया और उसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो उसे बताता है कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो जेंगडा इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा और उसकी जगह उससे कहीं बेहतर कंपनी बनाएगा। तभी ली उसकी बात बीच में रोककर कहता है कि वो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करेगा और इस प्लान में पार्क की मदद करना चाहता है। उसी दिन से पार्क को अपना सबसे बड़ा पार्टनर मिल जाता है। पार्क अपने पिता की लाइफ इंश्योरेंस से मिले पैसों को ली को जेंगडा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए देता है और दोनों धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते रहते हैं, सही वक्त आने का इंतजार करते हुए। वर्तमान में वापस आने के बाद ली पार्क से मिलता है और कहता है कि वो उसे एक बेहद महत्वपूर्ण शख्स से मिलवाना चाहता है। इसके बाद वो उसे मिसेज कांग के पास ले जाता है जो जेंगडा इंडस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर है और चांग को प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाने का इरादा रखती है। फिलहाल कांग के पास चांग के बराबर ही शेयर हैं, लेकिन अगर वोटिंग होती है और पार्क कांग के पक्ष में वोट करता है तो उनकी जीत की काफी संभावना है क्योंकि पिछले कुछ सालों में चांग की पोजीशन काफी कमजोर हुई है। वोटिंग की खबर आखिरकार चांग के कानों तक पहुंच जाती है। वो मिसेज कांग को अपने घर लंच पर बुलाता है और कंपनी को सपोर्ट करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही उम्मीद करता है कि सही वक्त आने पर वो उसका साथ देंगी। लेकिन जब मिसेज कांग वहाँ से चली जाती है तो उसका असिस्टेंट चांग को कुछ तस्वीरें दिखाता है जिनमें साफ नजर आ रहा था कि पार्क कुछ दिन पहले ही उनसे मिल चुका है। यही बात दोनों के बीच जंग की शुरुआत कर देती है। चांग का पहला कदम होता है पार्क के बार वाली बिल्डिंग खरीद लेना। इसके बाद वो किराया 50% बढ़ा देता है ताकि पार्क और उसकी टीम को वहां से निकलने पर मजबूर किया जा सके। इतना ही नहीं, बार का कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द खत्म होने वाला था और चांग उसे दोबारा रिन्यू करने के लिए तैयार नहीं था। ये समझकर कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा, पार्क मिसेज कांग के पास जाता है और कहता है कि वो अपने कुछ शेयर बेचने के लिए तैयार है। उसे अपने बार को बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी। मिसेज कांग समझ नहीं पाती कि पार्क उस बार को लेकर इतना परेशान क्यों है। इस पर पार्क कहता है कि बात सिर्फ उस जगह की नहीं है बल्कि वहाँ काम करने वाले उसके लोगों की है। वो अपने दोस्तों की बहुत परवाह करता है क्योंकि वो उन्हें अपना परिवार मानता है और उन्हें बेरोजगार छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसी बीच बार में जिस सीईओ की चांग के साथ बातचीत होती है जहां वो उसे नौकरी से निकालने का फैसला करती है। उसे लगता है कि बार पर हमला सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते कि वो यहाँ काम करे, इसलिए अगर वो उसे नौकरी से निकाल देगी तो शायद हालात शांत हो जाएंगे। लेकिन जब पार्क वापस आता है और उसे पता चलता है कि जिस सीईओ ने चांग को नौकरी से निकाल दिया है तो वो उससे बेहद नाराज हो जाता है। वो कहता है कि परिवार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। परिवार कोई पुराना सामान नहीं है जिसे मुश्किल वक्त आने पर फेंक दिया जाए। इसके बाद पार्क चांग को फोन करके वापस आने के लिए कहता है। फिर वो जिस सीईओ को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने साबित कर दिया है कि वो लोगों की उतनी परवाह नहीं करती जितनी पार्क करता है। इसके बाद पार्क सबको बताता है कि उसने नई जगह के लिए पर्याप्त पैसे जुटा लिए हैं। अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा और उन्हें नए सिरे से शुरुआत करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट चांग अपने अगले हमले की तैयारी कर रहा होता है। वो जानता है कि पार्क को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका उसके लोगों को उससे दूर करना है। इसलिए वो जिस सीईओ को एक बेहद शानदार डिनर पर बुलाता है वहाँ चांग उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और इसके बदले बेहद आकर्षक सैलरी की पेशकश करता है। लेकिन जिस सीईओ अब भी पार्क के प्रति वफादार रहती है और उसके ऑफर को ठुकरा देती है। वहीं दूसरी तरफ जिहुन ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो बिल्डिंग के बाहर जिस सीईओ का इंतजार करता है और उसे कॉफी के लिए बुलाता है क्योंकि उसे उससे एक जरूरी बात करनी होती है। वहाँ जिहुन अपनी सारी चालें चलकर जिस सीईओ को पार्क से धोखा करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस सीईओ अपने फैसले पर कायम रहती है और कहती है कि वो लोग जल्द ही उन्हें हरा देंगे। ये सुनकर जिहुन हंसता है और कहता है कि उसका परिवार कभी नहीं हारता क्योंकि वो लोग जीत हासिल करने के लिए किसी की जान लेने तक से पीछे नहीं हटते। फिर वो कबूल करता है कि जिस दिन उसने पार्क के पिता को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी उस दिन वो असल में नशे में नहीं था। उसने ये सब सिर्फ पार्क से बदला लेने के लिए किया था क्योंकि स्कूल में पार्क ने उसे मुक्का मारा था। ये उसके परिवार की उस सोच का उदाहरण था कि अपनी इज्जत और स्टेटस बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जिहुन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सीईओ अपने फोन पर उसकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। जब उसे इसका पता चलता है तो वो जिस सीईओ के पीछे सड़क तक दौड़ता है और उसे पकड़ने
के बाद वहाँ मौजूद कई लोगों के सामने उस पर हमला कर देता है। इसके बाद जी सियोक मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आसपास मौजूद लोग वहाँ इकट्ठा होकर जिहुन को काबू करने की कोशिश करते हैं और पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी जिहुन अपनी जेब से ढेर सारे पैसे निकालकर हवा में उछाल देता है। पैसों की तरफ लोगों का ध्यान जाते ही उसे वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। खुशकिस्मती से पार्क ठीक उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता है और जिहुन को एक और मुक्का मारता है, जिससे स्कूल वाला दिन याद आ जाता है। इसके बाद पार्क और उसके दोस्त जिहुन को काबू में रखते हैं जब तक कि पुलिस वहाँ पहुंचकर उसे गिरफ्तार नहीं कर लेती। अगली सुबह जिहुन की सड़क के बीच एक बेबस लड़की पर हमला करने वाली तस्वीरें पूरे देश की खबर बन जाती हैं। इस घटना का असर उसके पिता की छवि पर भी पड़ता है और कंपनी के पार्टनर्स धीरे धीरे उसका सम्मान खोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर चांग अपने बेटे को ही कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो पूरी जेंगा इंडस्ट्रीज को कैसे संभाल सकता है। इसके अलावा जिस योग की रिकॉर्डिंग की वजह से लोगों को पता चल जाता है कि जिहुन ने पार्क के पिता की मौत के पीछे अपनी भूमिका कबूल की थी। अब लोग इस मामले की दोबारा जांच की मांग करने लगते हैं और चाहते हैं कि जिहुन का पैसा न्याय के रास्ते में रुकावट न बने। इसलिए पार्क को लगता है कि यही सही वक्त है जब कांग वोटिंग की मांग करके चांग की जगह कंपनी की कमान संभाल सकती है। जेंगा इंडस्ट्रीज में चांग सू और जिहुन के साथ बैठकर इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश करता है। मीटिंग के दौरान जिहुन अजीब और बेकाबू तरीके से व्यवहार करने लगता है, इसलिए चांग उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो सू से पूछता है कि उसके पास कोई आइडिया है या नहीं। इस पर सू कहती है कि अब उसे कोई बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाना होगा। मामला सिर्फ उसके बेटे का नहीं है, कंपनी के पार्टनर्स भी उसके काम करने के तरीके से खुश नहीं है। अगर वो जिहुन को बचाने के लिए कंपनी के संसाधन बर्बाद करता रहा तो आखिरकार वो भी उसके साथ डूब जाएगा। ये सुनने के बाद चांग अपने बेटे को फोन करता है और उसे पुलिस स्टेशन जाकर खुद को अधिकारियों के हवाले करने का आदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ वो उसके लिए सबसे बेहतरीन बचाव की तैयारी करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कई साल पहले किया था, और ये सुनिश्चित करेगा कि जिहुन को जेल न जाना पड़े। जिहुन अपने पिता की बात मानता है और पुलिस स्टेशन जाकर खुद को अधिकारियों के हवाले कर देता है और जांच में सहयोग करने लगता है। वहाँ इंतजार करते हुए उसकी नजर टीवी पर जेंगा इंडस्ट्रीज के एक बयान पर पड़ती है। टीवी पर उसके पिता दिखाई देते हैं और बताते हैं कि जिहुन ने जो कुछ भी किया वो सब उसने अपने दम पर किया था और उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो आगे कहते हैं कि जिहुन ने कई लोगों को रिश्वत दी थी और अपने परिवार से छिपकर ये सब करता रहा। इस तरह चांग खुद को भी अपने बेटे की इन खतरनाक साजिशों का एक और शिकार बताता है। बयान खत्म होने के बाद चांग मिसेज कांग को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे बताता है कि उसने इस पूरे मामले को कितनी चालाकी से संभाला है। लोग भी उसकी बात पर यकीन करते नजर आते हैं और अब कंपनी के पार्टनर्स उसे पद से हटाने के लिए वोट करने के पक्ष में नहीं रहते। कुछ ही समय बाद जिहुन का ट्रायल शुरू होता है और उसे 7 साल जेल की सजा सुना दी जाती है। जेल में उसके पहले हफ्ते के दौरान सू उससे मिलने आती है और अपने साथ ढेर सारे दस्तावेज लेकर आती है। उन्हें देखकर जिहुन को लगता है कि शायद वो उसकी रिहाई के लिए अपील की तैयारी कर रही है, लेकिन असल में वो दस्तावेज उसे अपनी कंपनी के शेयरों से अपना अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इस तरह साफ हो जाता है कि उसके पिता ने उसे पूरी तरह धोखा देने का फैसला कर लिया है और उसे बिना किसी पैसे के छोड़ने वाला है। वहीं पार्क के बार में ह्यून एक नए लुक के साथ नजर आती है। हमें याद है कि वो एक ट्रांस महिला है और लंबे समय से अपनी शक्ल सूरत को लेकर असहज महसूस करती रही है। अब वो टीम को बताती है कि उसने मास्टर शेफ जैसे एक कुकिंग शो के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और वो जानना चाहती है कि क्या टीम उसका साथ देगी। ये सुनकर पूरी टीम उत्साहित हो जाती है और उससे कहती है कि वो स्टैंड से उसका हौसला बढ़ाने के लिए जरूर मौजूद रहेंगे। इस बीच जांग अपने भाई के साथ हो रही सारी घटनाओं पर करीब से नजर रख रहा होता है। वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि वो कंपनी में वापस आना चाहता है। अब जब जिहुन कंपनी से बाहर हो चुका है तो वो चाहता है कि उसे उसके उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जाए और वो वादा करता है कि इस बार वो सब कुछ सही तरीके से करेगा। चांग भी अपने बेटे को वापस पाकर कंपनी में उसका इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए आखिरकार वो उसकी बात मान लेता है। वो जांग को कंपनी में एक पद देता है ताकि वो जरूरी चीजें सीख सके और भविष्य में उसका उत्तराधिकारी बन सके। एक हफ्ते बाद प्रतियोगिता शुरू होती है और हैरानी की बात यह है कि ह्यून पहला राउंड सबसे ज्यादा स्कोर के साथ जीत जाती है। जेंगा का एक शेफ दूसरे नंबर पर रहता है। इसका फायदा पार्क के बार को भी जबरदस्त तरीके से मिलता है। बार को बिना किसी खर्च के काफी पब्लिसिटी मिलती है और आखिरकार उसकी नजर एक इन्वेस्टर पर पड़ती है जो पार्क से एक संभावित पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहता है, जिससे सभी को काफी फायदा हो सकता है। तभी पुलिस टोनी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। उसने बिना परमिशन के सड़कों पर सैकड़ों पोस्टर लगा दिए थे। पता चलता है कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए काफी समय से लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पिता उसे अपना बेटा माने ताकि उसे अपनी सिटीजनशिप हासिल करने में मदद मिल सके। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर पार्क से कहता है कि वो बाद में उससे मुलाकात करेगा। फिलहाल वो पार्क को बिल्डिंग के सभी बिजनेस ओनर्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन सभी बिजनेस में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी रखता है। अगले दिन प्रतियोगिता का दूसरा राउंड होता है और नतीजा फिर से वही रहता है। ह्यून एक बार फिर पहला स्थान हासिल करती है और बाकी सभी कंटेस्टेंट से काफी आगे निकल जाती है। अब ऐसा लग रहा था कि फाइनल राउंड में जज की पसंदीदा बनने की उसकी पूरी संभावना है। इधर पार्क बिल्डिंग के बाकी बिजनेस ओनर्स से मिल चुका होता है। वो उन्हें अच्छी खबर बताता है और सलाह देता है कि अपने अपने बिजनेस में थोड़े सुधार कर लें, ताकि उसके दोस्त द्वारा लाए जाने वाले इन्वेस्टर्स उनसे काफी प्रभावित हों और उन्हें ज्यादा पैसा मिल सके। सभी बिजनेस ओनर्स उसकी बात मान लेते हैं और अपने पास मौजूद थोड़े बहुत पैसे भी अपने बिजनेस को बेहतर बनाने में लगा देते हैं। लेकिन जब मीटिंग का समय आता है तो पार्क और बाकी सभी ओनर्स को वहाँ एक खाली ऑफिस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ चांग के ऑफिस में
वो तथाकथित इन्वेस्टर चांग के साथ बैठकर जश्न मना रहा होता है। तब पता चलता है कि ये सब पार्क के खिलाफ एक साजिश थी ताकि बिल्डिंग के बाकी लोगों को उसके खिलाफ भड़काया जा सके। अब सभी लोग पार्क को बुरा भला कहने लगते हैं क्योंकि उनमें से कई लोगों ने उन सुधारों पर अपना वो पैसा खर्च कर दिया था जो उनके पास था ही नहीं। अब उन्हें लगता है कि पार्क की वजह से उनका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा और उन्हें दिवालिया होना पड़ेगा। इस हालत में पार्क सोचने लगता है कि शायद उसे अपनी बाकी सारी हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए ताकि उसके कारण पैदा हुई इस समस्या को हल किया जा सके। लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा चांग से बदला लेने की अपनी पूरी योजना छोड़ देना और अपनी हार स्वीकार कर लेना। दूसरी तरफ पार्क और उसकी टीम की मदद से टोनी आखिरकार अपनी दादी को ढूंढ लेता है। इत्तेफाक से उसकी दादी एक बहुत अमीर महिला होती है और उसे उस कुकिंग शो का काफी शौक होता है, इसलिए वो वादा करती है कि अगर ह्यून ये प्रतियोगिता जीत जाती है तो वो बार में इन्वेस्ट करेगी। अब इस पूरी स्थिति का दबाव ह्यून पर आ जाता है जो पहले से ही फाइनल राउंड में जाने को लेकर काफी नर्वस थी। वहीं जेंगा के ऑफिस में चांग की मंजूरी पाने के लिए बेताब जांग ह्यून की छवि खराब करने के लिए उसके ट्रांस होने की अफवाह फैला देता है। जैसे ही ये अफवाह वायरल होती है ह्यून शर्मिंदगी और तनाव की वजह से बार छोड़कर चली जाती है। अब हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। अब सभी के मन में यही सवाल होता है कि क्या ह्यून प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। बाद में सू चांग के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसी ने ये अफवाह फैलाई थी। चांग बिना किसी झिझक के कबूल कर लेता है कि ये उसी का काम था। इस पर सू उससे भिड़ जाती है और इतनी संवेदनशील बात फैलाने के लिए उसे खरी खोटी सुनाती है। लेकिन चांग कहता है कि वो अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा सपना रहा है। खुशकिस्मती से प्रतियोगिता के दिन ह्यून पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। वो सबके सामने खुद को स्वीकार करती है और अपनी पहचान को लेकर किसी तरह की शर्म महसूस नहीं करती। इस तरह वो जेंगड़ा की प्रतियोगिता जीतने की सारी उम्मीदों को खत्म कर देती है। ह्यून की जीत के साथ अब वो कोरिया की सबसे बेहतरीन शेफ बन जाती है। वहीं टोनी की दादी भी अपना वादा पूरा करती हैं और पार्क के बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं ताकि उसकी सारी परेशानियां दूर हो सकें और पूरी बिल्डिंग को बेहतरीन तरीके से सुधारा जा सके। इसी बीच जी सियोक को पता चलता है कि चांग ने क्या किया था और वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। तभी चांग कबूल करता है कि वो हमेशा से उससे प्यार करता था, लेकिन क्योंकि वो कभी मशहूर या अमीर नहीं था इसलिए जी सियोक ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से वो अब ये सब कर रहा है ताकि जेंगड़ा इंडस्ट्रीज का लीडर बन सके और आखिरकार उसका प्यार हासिल कर सके। लेकिन जी सियोक साफ कह देती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और वहाँ से चली जाती है, जिससे चांग का दिल टूट जाता है। यहीं से चांग के अंदर एक असली विलन का जन्म होता है। इसके बाद वो अपने पिता से मिलने जाता है। पहली बार उसका पिता उसे गर्व से देखता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा भी अब उतना ही चालाक और धोखेबाज बन चुका है जितना वो खुद है। अब उसे लगता है कि चांग उसका एक योग्य उत्तराधिकारी बन सकता है। इसके बाद कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है जहां हमें पता चलता है कि हमारे प्रोटोगोनिस्ट्स के लिए सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। पार्क अब पूरी बिल्डिंग का मालिक बन चुका है और वहां कई शानदार और फायदे वाले बिजनेस चल रहे हैं। वहीं उसका रेस्टोरेंट अब कोरिया की सबसे बेहतरीन शेफ की वजह से काफी मशहूर हो चुका है। हालांकि चांग की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं रही। वो अब भी जेंगड़ा का प्रेसिडेंट है, लेकिन उसे पैंक्रियाटिक कैंसर हो चुका है और वो सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती है। ह्यून जो अच्छे व्यवहार की वजह से समय से पहले जेल से बाहर आ चुका है, अस्पताल में अपने पिता से मिलने जाता है, लेकिन उसका पिता उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि अब वो उसे अपना बेटा नहीं मानता। दूसरी तरफ जी सियोक अचानक बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। लगता है कि लगातार काम करने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई है। जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं तभी उसकी मुलाकात जॉन से हो जाती है। पार्क को जब जी सियोक के अस्पताल में होने की खबर मिलती है तो वो उसके लिए एक गिफ्ट खरीदकर उससे मिलने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जी सियोक अस्पताल में है ही नहीं क्योंकि जून ने उसे किडनैप कर लिया है। जून ने उसे एक गुप्त जगह पर बंधक बनाकर रखा है और उस जगह की जानकारी सिर्फ पार्क को देता है। इसके बाद वो पार्क से कहता है कि वो अकेला वहां आए। जांग जो जी सियोक से मिलने वहां आया था क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करता है, ये सब देख लेता है, इसलिए वो पार्क का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जिसका पता जून ने उसे दिया था। वहां पहुंचते ही दोनों पर गन के गुंडे हमला कर देते हैं और अपनी कारों से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश करते हैं। इस तनाव भरे पल में जांग डर के मारे जम जाता है और पार्क उसे धक्का देकर रास्ते से हटा देता है, लेकिन ऐसा करते हुए पार्क खुद एक गुंडे की कार की चपेट में आ जाता है। इस वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है। खुशकिस्मती से चोई वहां पहुंच जाता है और उसकी मदद करने लगता है। हालांकि गुंडे जांग और जी सियोक को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। इसी बीच सू की चांग के साथ बहस होती है। वो चांग पर एक राक्षस को पालने का आरोप लगाती है। उसे पछतावा होता है कि उसने इतने सालों तक उसका साथ दिया और अपने करियर को हर चीज से ऊपर रखा। कुछ मिनट बाद चांग को जी यून का फोन आता है। जी यून उसे बताता है कि वो हमेशा से बस यही चाहता था कि चांग उस पर गर्व करे, लेकिन अब चांग ने उसे ऐसे भयानक काम करने पर मजबूर कर दिया है और इन गलतियों की सजा चांग को भी भुगतनी पड़ेगी। बातचीत के दौरान जी यून का ध्यान भटक जाता है और जांग इस मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद कर लेता है और जी सियोक को भी बचा लेता है। इसके बाद वो जून को चौंका देता है और लकड़ी के पटरे से उसकी पिटाई कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चांग के पास पार्क पहुंचता है जो अपने अस्पताल के कमरे से निकल कर आया था। पार्क उससे अपने दोस्तों को ढूंढने में मदद मांगता है। तभी चांग उसे वही बात याद दिलाता है जो उसने स्कूल वाले दिन कही
थी। अगर पार्क उसके सामने घुटने टेक कर मदद मांगेगा तभी उसे मदद मिलेगी। अपने दोस्त की सुरक्षा की चिंता में आखिरकार पार्क उसकी बात मान लेता है और बूढ़े चांग के सामने घुटने टेक देता है। इसके बाद चांग एक कागज पर एक पता लिखकर पार्क को दे देता है। पार्क और उसके दोस्त जिस सियोक को बचाने के लिए तुरंत वहां पहुंचते हैं, जो गुंडों से बचकर भाग रही होती है। खुशकिस्मती से पार्क और चोई सही वक्त पर वहां पहुंच जाते हैं। चूंकि पार्क अभी भी घायल है, इसलिए चोई गुंडों से भिड़ जाता है, लेकिन पार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पीछे से उस पर हमला करता है। खुशकिस्मती से हमारा हीरो जीत जाता है और वो लोग गुंडों को काबू में कर लेते हैं, जब तक कि पुलिस वहां नहीं पहुंच जाती। और जल्द ही चांग पर भी अपने बेटे का साथ देने का आरोप लगने वाला होता है। इस मौके का फायदा उठाकर मिसेज कांग और टोनी की दादी आपस में हाथ मिला लेती हैं और जेंगा इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदना शुरू कर देती हैं। इस तरह चांग के हाथ से कंपनी की ताकत निकल जाती है। इसके बाद चांग पार्क के रेस्टोरेंट में पहुंचता है और उसके सामने घुटने टेककर अपने किए हर नुकसान के लिए माफी मांगता है। उसे पछतावा होता है कि उसने अपनी जिंदगी को बदले की आग में झोंक दिया था। इसके बाद कहानी की सारी चीजें सही दिशा में आने लगती हैं और हमारे प्रोटोगोनिस्ट्स आखिरकार शांति से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, चांग के दबाव से पूरी तरह आजाद होकर। सीरीज के आखिर में जी सियोक सू के नए रेस्टोरेंट में उससे मिलने जाती है, जिसे उसने हाल ही में खोला है, और इसी के साथ ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।